इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेली फैट को जल्द से जल्द कैसे कम करा जाए। इस वीडियो को एंड तक देखना, कोई काफ़ी क्रूशियल जानकारी मिलेगी अपने बॉडी फैट और बेली फैट को कम करने के लिए। आजकल इतनी ज़्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही है ऑनलाइन वगैरह भी और लोगों के दिमाग में भी, कि कितना खाएं, कम खाएं या ज़्यादा खाएं, सिर्फ प्रोटीन खाएं, कार्ब्स खाएं, कितने कार्ब्स खाएं, रोटी खाना छोड़ दें क्या, कितने क्रंचेस करें। लिटरली क्रंचेस को इतने सारे अनलिमिटेड लोगों को जिम में करते देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई अपने बैक प्रॉब्लम्स कर लोगे, क्या कर रहे हो। लोग समझते हैं क्रंचेस करने से बेली फैट कम हो जाता है। इतनी सारी गलत इन्फॉर्मेशन से प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसकी वजह से वो अपनी कभी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट ही नहीं कर पाते, और उससे भी वर्स वो अपना हेल्थ वाइज नुकसान कर बैठते हैं गलत चीज़ों को या गलत मेथड्स को यूज़ करते हुए। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वाई वुड बॉडी बर्न फैट? बॉडी फैट बर्न क्यों करेगी? इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि बॉडी फैट बर्न क्यों नहीं करेगी। जब बॉडी में ऑलरेडी फ्यूल होगा तो वो अपने स्टोर्ड फैट को क्यों यूज़ करेगी? बॉडी के अंदर ऑलरेडी बाहर से फूड सप्लाई होगी तो वो अपने स्टोर्ड फैट को यूज़ नहीं करेगी। और क्यों करेगी? जब उसके पास ऑलरेडी सप्लाई है अपने फ्यूल के लिए, तो वो उसके लिए आसान है वो सब करना। वो उसको बॉडी फैट को यूज़ करना प्रेफर नहीं करेगी, क्योंकि एज कंपेयर्ड बाहर की फ्यूल के मुकाबले उसके लिए बॉडी फैट यूज़ करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को टैप करती है अपने एनर्जी डिमांड्स के लिए। उसके बाद जब वो पूरे कर लेती है तो डाइटरी फैट्स पे आती है। मतलब जो भी अपने डाइट से आपने आज खाया या 2 दिन पहले खाया और आपके बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है वो डाइटरी फैट, फिर उसको कंज्यूम करती है। जब वो कंज्यूम कर लेती है तो उसके बाद फिर वो अपने रिजर्व फैट, बॉडी स्टोर्ड फैट पे आती है उसको एज अ फ्यूल कंज्यूम करने के लिए। बॉडी को हम ऐसी स्टेट में कैसे लाएं कि वो बर्न करे फैट, अपने स्टोर्ड फैट को वो एफिशिएंटली बर्न करे। उसके लिए हमें सबसे पहले बॉडी की एनर्जी नीड्स को हमें एनहांस करना पड़ेगा। बॉडी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करे उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू। और बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ाने के बाद हमें अपने एपेटाइट को कैसे कंट्रोल करें वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एपेटाइट अगर कंट्रोल नहीं करा और जितनी हमें एनर्जी की ज़रूरत थी उतना खा लिया तो एंड में बचा क्या? ना कुछ गेन होगा, ना कुछ बॉडी फैट लॉस होगा। हमें बॉडी को रीज़न देना है बॉडी फैट को यूज़ करने के लिए, और ये सब हमें सस्टेनेबल वे में करना है। वे में एज इन हमें इस तरीके से करना है कि हम लॉन्ग टर्म तक ये कर पाएँ। जो भी मेजर फैक्टर होते हैं जो आपका बॉडी फैट बर्निंग को बढ़ाते हैं, बॉडी फैट बर्निंग को एनहांस करते हैं, हमें उन सबको एक साथ यूज़ करना है जिससे कि बॉडी फैट बर्निंग का कंपाउंड इफेक्ट आए और आप जल्द से जल्द अपनी बॉडी फैट एंड बेली फैट को कम होता देख पाओ। और वो सब तरीके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बॉडी की नीड ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो बेयर मिनिमम क्या है और उसको हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जब हम कुछ नहीं करते, हम खाली बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो भी बॉडी काम कर रही होती है जिसके लिए उसको कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसको हम बोलते हैं बेसिल मेटाबॉलिक रेट। इसमें बॉडी अपने अंदर के ऑर्गन्स से काम ले रही होती है, मतलब लिवर, हार्ट, किडनीज और जो भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन चलती रहती है उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है ना। उसको बेसिक एनर्जी नीड बोलते हैं, बेसिल मेटाबॉलिक रेट। इसके बाद आती है हमारी बेसिक एक्टिविटीज़, मतलब बेड से उठ के फ्रिज तक जाना, किचन में काम करना, उठ के बाथरूम तक जाना, या फिर अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को करना जो बेयर मिनिमम होती हैं, उसको हम बेसिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इन एक्टिविटीज़ को जो करने के लिए भी एक एनर्जी लेवल्स की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए। ये तो हो गए बॉडी के बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, और जो बेसिकली सबके बराबर सही ही होते हैं। इसको हम कैसे एनहांस कर सकते हैं?
सो इसको एनहांस करने के लिए आप एक्टिविटीज़ अपनी इंक्रीज करिए जिसकी बॉडी के एनर्जी की डिमांड बढ़े। सो इसके लिए हम एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और एक्सरसाइज कितनी भी तरह की होती है। वॉकिंग भी एक एक्सरसाइज होती है, आप जिम जाते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, वो भी एक्सरसाइज होती है, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, वो भी एक्सरसाइज होती है। सो ये सब एक्सरसाइज किसी ना किसी लेवल पे एनर्जी डिमांडिंग होती हैं, तो बॉडी का एनर्जी नीड बेसिक से ज़्यादा बढ़ जाता है इन एक्सरसाइज को करने से। तो बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट तो हमने बढ़ा ली। सो अब आते हैं एपेटाइट कंट्रोल पे। सो जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट की वजह से हमें भूख भी ज़्यादा लगती है। वी टेंड टू गेट मोर हंग्री, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा खाने की टेंडेंसी हो जाती है, और बहुत सारे लोग इसका शिकार हो जाते हैं। सो ज़्यादा खाना खाने से बचने के अलावा हमें एक इससे भी बड़ी इशू को चेक में रखना है, और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, इसका मतलब आपका जो बेसलाइन इंसुलिन लेवल्स हैं वो बढ़े हुए हैं। और अगर आपका बेसलाइन इंसुलिन बढ़ा हुआ है तो इवन आप नहीं भी खा रहे हो खाना, तब भी आपकी बॉडी आपके फैट स्टोरेज को टैप नहीं करेगी, आपके फैट स्टोरेज को यूज नहीं करेगी, वो ब्लॉक रहेगा उसके लिए। सो जब बॉडी उस स्टोर्ड फैट को यूज नहीं कर पाएगी तो फिर वो हंग्री फील करेगी, एंड अगेन वो इंसान फिर ओवर ईट करेगा और ज़्यादा खाएगा। सो इसके बाद एक और फैक्टर आ जाता है जिसको हमें सही में चेक में रखना पड़ता है, और वो है स्ट्रेस। सो जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो हमारी बायोलॉजी की वजह से वो फाइट या फ्लाइट रेस्पॉन्स में आ जाती है। उसकी वजह से वो ग्लूकोज को, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती है, ना कि फैट। इसके अलावा जब बॉडी आपकी स्ट्रेस में होती है तो वो कॉर्टिजोल रिलीज करती है, और जब बॉडी में ब्लड में कॉर्टिजोल ज़्यादा होता है तो उस वजह से बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज कॉर्टिजोल लेवल्स। थर्डली इसमें आ जाता है कार्ब डिपेंडेंस। अपनी सबकी इंडियंस की डाइट में मोस्टली तो कार्ब्स ही होते हैं, तो मेजॉरिटी में हम सब लोग जो होते हैं, हमारी बॉडी कार्ब्स को यूज़ करने के लिए ट्रेंड होती है। इस वजह से वो कार्ब पे डिपेंडेंट होती है कि वो सबसे पहले कार्ब्स को ही प्रेफर करेगी एज अ एनर्जी सोर्स। सो इन तीन फैक्टर्स की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है लॉन्ग टर्म में एपेटाइट को कंट्रोल करना, एंड सिर्फ विल पावर इसके लिए काफ़ी नहीं होती है। सो बॉडी किस स्टेजेस में बॉडी फैट को बर्न करती है, उस मैकेनिज्म को एक बार समझ लेते हैं। सो नंबर वन, इसमें सबसे पहले आ जाता है डाइटरी कार्ब्स। सो सबसे पहले बॉडी डाइटरी कार्ब्स को यूज करेगी एज अ एनर्जी, एज अ फ्यूल सोर्स। उसके बाद बॉडी आएगी स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स पे, मतलब ग्लाइकोजन में, जो आपके मसल्स में स्टोर्ड होते हैं, उनको बॉडी फिर यूज करना स्टार्ट करेगी एज अ एनर्जी। सो दोनों डाइटरी एंड स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करने के बाद फिर बॉडी आएगी डाइटरी फैट पे बर्न करने के लिए, मतलब जो ऑलरेडी आपकी डाइट में खाया हुआ फैट आपकी बॉडी में रोटेट कर रहा है उसको यूज करेगी। फिर उसको यूज करने के बाद बॉडी आएगी अपने स्टोर्ड फैट पे यूज करने के लिए। सो ये जो सीक्वेंस मैंने बताया है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बॉडी किसी भी एक स्टेज को 100% यूज करेगी। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेज पे बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को यूज कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करेगी, कुछ परसेंटेज वो फैट को भी यूज करेगी। बट ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है, इन स्टेजेस में बॉडी यूजुअली ज़्यादातर फैट बर्न करती है। सो नाउ लेट्स कम टू एक्शन प्लान। हमने सारे मैकेनिज्म समझ लिए, बॉडी को रीज़न कैसे दें कैसे नहीं दें सब कुछ समझ लिया। अब आते हैं एक्शन प्लान पे कि किस तरीके से बेस्ट तरीके से बॉडी फैट एंड बेली फैट को बर्न करा जाए। सो सबसे पहले अपनी डाइट से शुगर्स को एलिमिनेट कर दो। शुगर बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती है और वो इंसुलिन को बहुत जल्दी ट्रिगर कर देती है, एंड अक्सर लोग इसको ओवर ईट कर लेते हैं। इसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती। इसके अलावा ये लिवर पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्ट्रेस देता है,
बिकॉज ऑफ इट्स फ्रुक्टोज कंटेंट। इसकी वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम भी लोगों में स्टार्ट हो जाती है। सो शुगर्स को कट आउट करना सबसे पहला स्टेप है आपकी फिटनेस जर्नी में। सो सेकेंडली आपका आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप स्पेशली बेली फैट रिड्यूस करना चाहते हो, बॉडी फैट रिड्यूस करना चाहते हो, तो आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो शुगर के बराबर एडिक्टिव नहीं होते, बट उनके बाद वो सबसे ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स को भी ओवर ईट करना बहुत ही आसान हो जाता है, अक्सर लोग उसको ओवर ईट कर ही लेते हैं। सो उसका बड़ा ही ध्यान में रखते हुए उसका कंजम्पशन आप रिड्यूस करिए। कार्बोहाइड्रेट से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ट्रिगर होती है, जो अपने आप में ही बहुत सारी इलनेस एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की एकदम से बेस होता है, स्टार्टिंग होती है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी अवॉइड करना है। कार्बोहाइड्रेट्स फैट बर्निंग को भी इनहिबिट कर देता है, क्योंकि बॉडी पहले कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करना प्रेफर करती है बिफोर बर्निंग फैट। सो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि ये भी काफ़ी मेन फैक्टर है आपकी बॉडी में एनर्जी डिमांड्स बढ़ाने के लिए और जिसके वजह से अल्टीमेटली फैट बर्न करने के लिए। तो हमें एक्सरसाइज ऐसी सेलेक्ट करनी चाहिए जो लो से मॉडरेट इंटेंसिटी तक हो, जिससे बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़े। सो अगर आपकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होगी तो एपेटाइट को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होगा। तो एग्जाम्पल के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो आप करोगे वो आप बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं करोगे और हर सेट के बीच में एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट भी लोगे। तो जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे तो आप अपने स्टोर्ड ग्लाइकोजन्स को भी यूज़ करोगे, जिसकी वजह से बॉडी नेक्स्ट स्टेज में मतलब फैट बर्निंग जोन में जल्दी आ जाएगी। सो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से एक से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इस सेंस में। इसके अलावा आप लो इंटेंसिटी की कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वॉक से लेकर साइकिलिंग से लेकर, और जो भी लो इंटेंसिटी, लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी में आ जाता है, जिससे आपकी सांस नहीं फूले और बॉडी स्ट्रेस में नहीं आए, उन सब एक्टिविटीज़ को आप कर सकते हो एंड वो बेनिफिशियल ही रहेंगी आपके लिए, आपको फैट बर्निंग में जल्दी ले जाने के लिए बॉडी को। सो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं बात करूँगा मेडिटेशन की। सो मेडिटेशन का काफ़ी अच्छा इफेक्ट होता है बॉडी को डी स्ट्रेस करने के लिए, बॉडी को एक अच्छी रिकवरी के लिए एंड एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए। काफ़ी सारे लोग इस बारे में नहीं जानते और इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो जैसे हमने पिछले पॉइंट्स में बात करी थी कि अगर बॉडी आपकी स्ट्रेस में होगी तो वो बॉडी फैट को बर्न नहीं करेगी। उसके अलावा कॉर्टिजोल भी ट्रिगर होगा, जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल्स भी एलिवेट होंगे। तो मेडिटेशन आपको स्ट्रेस और कॉर्टिजोल लेवल्स को मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए बहुत हेल्प करेगी। और इसको आप जब करके देखोगे, जब अपने लाइफ में इंक्लूड करोगे मेडिटेशन, तब आपको पता चलेगा। मेडिटेशन आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को एक पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेगी और आपको क्रेविंग्स कम करने में भी काफ़ी हेल्प होगी, बिकॉज आपका स्ट्रेस कम हो रहा है। तो अब आ जाते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो जब आपका गोल फैट बर्न करना हो तो प्रोटीन आप मॉडरेट अमाउंट में ही यूज़ करो। वो इसलिए क्योंकि प्रोटीन ग्लूकोजेनिक होता है। इसका मतलब प्रोटीन को बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकती है और इस पूरे प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो इसी रीज़न से जब आप हैवी अमाउंट्स में प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाता है कि आपकी बॉडी उस प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे एंड फिर अगेन बॉडी उस ग्लूकोज को बर्न करने लग जाएगी अपने स्टोर्ड फैट को बर्न करने के बजाय। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 1 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, मतलब 2.2 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। 1.5 ग्राम्स टू 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज़ अ हेल्दी रेंज। अपनी डाइट में या अपनी प्लेट में हेल्दी फैट सोर्सेस को भी इंक्लूड करो, क्योंकि डाइट में जब हेल्दी फैट सोर्सेज इंक्लूड होती हैं तो हमें जल्दी भूख मिट जाती है हमारी,
जल्दी हमें फिल महसूस होता है, हमें सटाइटी जल्दी फील होती है। सो इंक्लूड द गुड सोर्सेज ऑफ फैट ऑल्सो। तो अब आ जाते हैं इम्प्लीमेंटिंग फास्टिंग। सो दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजी है फैट बर्न करने के लिए। फास्टिंग अपनी प्रोसेस की वजह से खुद ब खुद बॉडी को ऐसे स्टेट में ले जाती है कि बॉडी खुद ब खुद अपने स्टोर्ड फैट को यूज करे एज अ एनर्जी, क्योंकि इसमें ना आपकी बॉडी को कार्ब्स को कटना करना पड़ रहा है, ना कि ग्लाइकोजन को, ना ही डाइटरी फैट्स को। सीधे आप जब फास्टिंग में बॉडी जाती है तो सीधे आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट्स को टैप करती है। इसके अलावा फास्टिंग एक वन ऑफ द बेस्ट तरीका है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने का और रिवर्स करने का, जो कि अगेन सारे हेल्थ इश्यूज का बेस है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के अलावा फास्टिंग बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, जिसके अगेन अपने ही अलग बेनिफिट्स हैं, इंक्लूडिंग एक्सिलरेटेड फैट लॉस। सो दोस्तों, ये थे आपके लिए एक्शन प्लान, और उससे पहले हमने मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लिया कि कैसे बॉडी फैट बर्निंग जोन में जाती है और कैसे हम इसको ले जा सकते हैं। सो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो किन किन को हेल्पफुल लगी, और जो भी आपका फीडबैक है वो। और आपको अगर ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी तो ये वाली वीडियो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चेक इट आउट।